नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम की, किस तरीके से अपार्थीड सिस्टम रीजन बना साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी को पता है दोस्तों, सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो इन सभी को एक साथ बनाए रखने के लिए, पीस एंड हार्मनी स्थापित करने के लिए बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। और ये बेसिक रूल्स जो है ना सिर्फ सिटीजन्स बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी ओबे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन बेसिक रूल्स को जब एक बुक में या डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है तो उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट बोथ द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो एंड ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक केस स्टडी करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट एरिया में आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका। तो होता क्या है दोस्तों कि यूरोपियंस जो हैं ट्रेड करने के मकसद से साउथ अफ्रीका में जाते हैं और वहाँ पे ये अपना बोरिया बिस्तरा धर देते हैं, मतलब वहाँ पे ये रहने लगते हैं। जब ये यूरोपियन साउथ अफ्रीका में रहने लगते हैं तो धीरे धीरे ये अपना रूल भी वहाँ पे एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। यूरोपियंस को लगता है कि बिकॉज दे आर वाइट, तो इन लोगों का पूरा अधिकार है कि ये ब्लैक्स के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। ब्लैक्स को अपने अंगूठे तले दबाने के लिए ये जो यूरोपियंस थे अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स यूज़ करते थे। उन्हीं टैक्टिक्स में से एक था सबसे क्रूशल सिस्टम जिसको बोला जाता है दी अपार्थीड सिस्टम। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि सबसे पहले अपार्थीड सिस्टम को समझने से पहले आप ये समझिए कि अफ्रीका में लोग रहते कैसे थे। तो 3/4 लोग जो थे ब्लैक्स थे, यानी हर 4 में से तीसरा व्यक्ति आपको ब्लैक मिलेगा। दूसरी जो रेस के लोग थे वो थे कलर्ड, जो ना तो वाइट थे और ना ही ब्लैक थे, ठीक है। और तीसरा जो रेस के लोग थे वो थे इंडियंस, जो माइग्रेशन करके इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे। तो इंडियंस, कलर्ड और ब्लैक्स को मिला के बनती थी साउथ अफ्रीका की जनता। फिर आ गए इसमें वाइट्स, और वाइट्स ने अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके स्किन का कलर वाइट था। इसी आधार पे इन्होंने अपार्थीड सिस्टम यानी रंग भेद की नीति अपनानी शुरू कर दी, और इसी नीति के तहत इन्होंने सेग्रीगेशन यानी अलग अलग बंटवारे की नीति शुरू कर दी। अब ये अपार्थीड सिस्टम जो था दोस्तों, ये इन सभी नॉन वाइट्स को मना करता था इनके कुछ बेसिक रूल्स से। अब ये कुछ बेसिक जो इनके राइट्स थे उनसे इनको निष्कासित कर दिया गया था। जैसे आप इधर देखिए, जो ये अपार्थीड सिस्टम था इसमें इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जैसे वोटिंग करना नॉन वाइट्स के लिए अलाउड नहीं था, इनको कई जगहों पे एंट्री बैन कर दी गई, इनको वर्क परमिट नहीं मिलता था, और यदि किसी व्यक्ति को काम करना होता था, रोजगार पाने होता था, तो उसके लिए इनको वर्क परमिट की ज़रूरत होती थी। बिना वर्क परमिट के कोई भी नॉन वाइट अलाउड नहीं था कि वो जॉब करे। हॉस्पिटल्स वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के लिए अलग थे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के लिए अलग थी। स्कूल्स इन लोगों के लिए अलग थे। चर्च इन लोगों के लिए अलग थे। और जब ये लोग एसोसिएशन फॉर्म करने का सोचते तो ऐसा सोचने पर भी इन लोगों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती थी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन वाइट्स के ऊपर लगाई गई थी। अब जो हमने यहाँ पे देखा, अब इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो कि एक नॉन वाइट व्यक्ति थे यानी ब्लैक रेस के व्यक्ति थे, इनको और इनके 7 और साथियों को 1964 में जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपार्थीड रिजीम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 28 साल इन्होंने रोबेन आइलैंड में बिताए, और ये जो रोबेन आइलैंड है साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा ड्रेडेड प्रिजन है। अब अगर हम बात करें अपार्थीड सिस्टम की, तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है, और ये जो है यूरोपियंस के द्वारा इम्पोज की गई थी। यानी कि जो स्किन कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियंस जो थे ट्रेड करने के मकसद से साउथ अफ्रीका में आए, लेकिन फिर वहीं पे ये सेटल हो गए और वहाँ पे यूरोपियंस ने अपना रूल जो है स्थापित करना शुरू कर दिया।
इसके बाद होता है दोस्तों अपार्थाइड रिजिम। अपार्थाइड रिजिम में क्या होता है कि ये ब्लैक्स को ऑप्रेसिव करता था और ये स्किन कलर के आधार पे भेदभाव करता था। जैसे मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका की 3/4 जो जनता थी वो ब्लैक्स थी, दूसरी जो जनता थी वो कलर्ड थी और तीसरी जो जनता थी वो इंडियंस थी। यानी कि ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस को मिला के साउथ अफ्रीका बनता था। और अब आप यहाँ देखिए, ये जो आपको साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, इन लोगों को एंटर करना इस प्रीमिसेस में बैन है। यदि रात के समय ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस को यहाँ इस प्रीमिसेस में देख लिया गया तो उनको बिना किसी रीज़न के शूट कर दिया जाएगा। यानी कि अपार्थाइड रिजिम में वाइट्स जो थे ब्लैक्स को कभी भी कहीं भी मार सकते थे, ये भी उनके पास अधिकार था। वाइट रूलर्स जो थे सभी नॉन वाइट्स को इन्फीरियर मानते थे और इसीलिए नॉन वाइट्स के पास कोई वोटिंग अधिकार नहीं था और इनको कई जगहों पर एंट्री बैन थी। ठीक है, और ऐसा ही एक साइन बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बीच है जहाँ पे सिर्फ वाइट एरिया माना गया है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जो वाइट रेस से बिलोंग करते हैं और नॉन वाइट से नहीं करते। ये था दोस्तों अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम में एक और चीज़ आती है सेग्रीगेशन, यानी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें सेपरेट थी वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के लिए। तो एज यू कैन सी हियर, ये एक सीन है, ये एक बस का सीन है और इस बस में सारे लोग वाइट्स हैं। ब्लैक्स को परमिशन नहीं थी कि वो एसोसिएशन करें या प्रोटेस्ट करें इस टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, यानी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये आवाज़ नहीं उठा सकते थे। 1912 में क्या होता है दोस्तों कि 1912 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का निर्माण होता है और ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अकेली अपने दम पे ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देती है। लेकिन 1960 में इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। जैसे ही इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, फिर भी कई सारे जो नॉन वाइट्स होते हैं वे सभी एक साथ आते हैं और इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में स्ट्रगल शुरू कर देते हैं। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी सब आ जाते हैं, प्लस कुछ वाइट्स भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। फाइनली होता क्या है, 1964 में नेल्सन मंडेला और इनके 7 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्लस हजारों लोगों को मार डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो अपार्थाइड सिस्टम को क्रूर मानते थे और यूरोपियंस की बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे इस सिस्टम को लेकर। लेकिन बेहुदा जो यूरोपियंस थे, ये रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा और लोगों के स्ट्रगल को दबाने के लिए लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मार डालना शुरू कर दिया। और हज़ारों लोगों को मार डाला गया और इसी के साथ 1964 में नेल्सन मंडेला और इनके 7 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया जाता है और जैसे ही नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया जाता है वैसे ही साउथ अफ्रीका का नया साउथ अफ्रीका का एक नया फ्लैग घोषित कर दिया जाता है। यह फ्लैग साउथ अफ्रीका का दुनिया के सामने आते ही दुनिया को पता चलता है कि साउथ अफ्रीका अब आज़ाद हो गया है। अब जितने भी नॉन वाइट्स थे वे सब आज़ाद हो गए थे और वाइट्स जो थे अब डरने लगे थे। वाइट्स को ये डर था कि नॉन वाइट्स अब इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अपार्थाइड सिस्टम में वाइट्स ने जितना बुरा इन नॉन वाइट्स के साथ किया है, अब नई सरकार बनाकर नॉन वाइट्स भी वाइट्स के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, वो सभी नॉन वाइट से अर्जी देते हैं कि प्लीज़ आप वाइट्स को ना मारें और इनको माफ़ कर दें। तो फाइनली क्या होता है, वाइट्स को माफ़ कर दिया जाता है। तो जो मैंने बोला अभी वही पढ़ेंगे। एज यू कैन सी हियर, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रगल। 1994 में अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है और साउथ अफ्रीका एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बनके सामने आता है। इस कंट्री में मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होती है। क्योंकि सभी वाइट्स को माफ़ कर दिया जाता है।
और इक्वालिटी के आधार पे ये जो गवर्नमेंट है ये बेस होती है। तो नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका घोषित कर दिया जाता है। और अब जो नया साउथ अफ्रीका है ये इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स इन सभी के ऊपर आधारित था। फाइनली होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, दोनों तरफ की पार्टीज एक साथ बैठती है, 2 साल डिस्कस करती है और उस डिस्कशन के बाद फाइनली ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सामने लेके आती है, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका के सामने लेके आती है। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अपने लोगों को सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए जाते हैं। दोनों पार्टी कौन सी? एक थी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी वो दमनकारी ब्रिटिश पार्टी जिसने अपार्थाइड सिस्टम लागू किया था। तो अब ये दोनों पार्टीज एक साथ मिलके एक नया और कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर साउथ अफ्रीका के सामने लेके आती है। लेकिन लोगों के मन में अब डर ये रहता है कि क्या हो यदि मेजॉरिटी रूल जो है एब्सोल्यूट हो जाए, क्या हो यदि ये जो ब्लैक्स हैं कभी इकट्ठे होकर वाइट्स के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दें। वाइट्स को इस बात का डर था, ब्लैक्स को इस बात का डर था कि यदि ये वाइट्स फिर से अपार्थाइड रिजीम को वापस ले आए तो क्या होगा। यानी कि इन लोगों को अपना फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था, वाइट्स को भी और ब्लैक्स को भी। तो इसी को आधार बना के, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मेजॉरिटी रूल शुरू किया गया। ब्लैक्स ने कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पुअर को और सभी वर्कर को सर्टेन राइट्स, बेसिक राइट्स दिए जाने चाहिए। तो ये ब्लैक्स की डिमांड थी। वाइट्स की क्या डिमांड थी कि मेजॉरिटी रूल तो होगा लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, प्लस मेजॉरिटी जो थी, जो ये ब्लैक्स हैं, कभी ऐसी सिचुएशन ना होकर हो जाए कि ये वाइट्स की प्रॉपर्टी को टेक अवे कर ले, यानी इनके ऊपर डाका डालना शुरू कर दे। तो इन्हीं दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें इन सभी बेसिक प्रोविजंस को ऐड किया गया। यानी कि दोनों ही पार्टीज जो थी एग्री कर गई मेजॉरिटी रूल के लिए। लेकिन जैसा वाइट्स की चिंता थी तो उस चिंता को दूर करते हुए ये लिखा गया कि मेजॉरिटेरियन रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कभी भी कोई भी मेजॉरिटी आके वाइट्स को दबा नहीं सकती। दूसरा कि जो नॉन वाइट्स की डिमांड थी वोटिंग राइट, 1 पर्सन 1 वोट, वो दी गई। सभी लोगों को बेसिक राइट्स दिए गए। पीस एंड हार्मनी और ट्रस्ट एक दूसरे पे बरकरार रहे, उसके लिए रूल्स को जो था राइट डाउन कर दिया गया, लिख दिया गया एक डॉक्यूमेंट में, और उस रूल्स को सभी लोगों को मानना अनिवार्य कर दिया गया। इनकी फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसी बनेगी ये सारे के सारे प्रोसीजर्स लिख दिए गए। गवर्नमेंट की पावर कितनी होगी, इतनी पावर कि ये गवर्नमेंट जो है आगे चल के मोनार्क ना बन जाए, और ये सब कुछ लिख दिया गया। और एंड में क्या किया गया कि इन रूल्स को ऐसा बनाया गया कि इनको इजीली चेंज ना किया जा सके। तो इन सभी रूल्स को जब एक बुक में लिखा गया तो इस बुक को बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है सामने संविधान के मूल नियम लेकर। अब जो सवाल हमने सबसे शुरू में किया था वही दोबारा आता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को की जरूरत हमें 4 तरीके से पड़ती है। सबसे पहले कि यह डिग्री ऑफ ट्रस्ट स्थापित करता है ताकि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बना रहे और लोग जो है एक साथ लंबे समय तक पीस और हार्मनी से रह सके। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, यानी रूल किसका होगा। अब इस बात को लेके भी कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे बनेगी ये सारा का सारा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता रखा है। गवर्नमेंट आगे चल के मोनार्क ना बन जाए या डिक्टेटरशिप ना स्थापित करने लगे, उसके लिए गवर्नमेंट की शक्तियों के ऊपर कुछ अंकुश लगाया गया है, लिमिटेशंस लगाई गई है। और ये लिमिटेशंस किस आधार पे है? लोगों के अधिकारों के आधार पे। यानी कि लोगों को तो उनके अधिकार दे दिए गए हैं और जो अधिकार हैं अब वो काम करते हैं गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगाने का।
फोर्थ जो फंडामेंटल चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि जो सोसाइटी है उसकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। यानी कि लोग अगर ये सोचे कि हमारी सोसाइटी फ्यूचर में ऐसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उनकी इस एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए बाध्य है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि संविधान किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।